Before starting treatment of leukemia, we should ponder upon the following. इससे पहले कि जब हम ल्यूकीमिया के मरीज़ को देखते हैं, हम कुछ चीज़ें को हमें देखना होगा, फिर हम बेहतर इलाज कर सकते हैं. The reason behind derangement in DNA, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से DNA, ये पहली स्ट्राइक करनी चाहिए आपको. फर्स्ट स्ट्राइक जब ल्यूकीमिया आएगा तो आपके जहन में यह होना चाहिए कि कौन सा सबब हो सकता है जिसकी वजह से ये बीमारी है. एंड स्टेम सेल, पहली बात हिस्ट्री ऑफ फैमिली. उस फैमिली में बीमारियां क्या हैं? उसके में कैंसर है, उसके अंदर टाइफाइड है, वो कोई एबनॉर्मल बच्चे पैदा करने वाली फैमिली है, साइकोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्या है उस फैमिली के अंदर, क्रॉनिक कैंसर है, क्या है, ये तो पहले जानना होता है. इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, पैदाशी तौर पे उसने क्या ऐसा जीन डिफेक्टिव पाया है. मसलन उस फैमिली में थैलासीमिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका 11 और 16 जीन जो है जो क्रोमोसोम डिफेक्ट है. अगर ट्राइसोमी पैदा हो रहे हैं तो 21 क्रोमोसोम डिफेक्ट है. अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रही है तो एक्स लिंक पे कोई मसला है जो सेक्सुअल मतलब, तो ये आपको इतना फोकस फौरन जाना चाहिए. और क्या उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये एक फैमिली है, इस फैमिली के अंदर यही जीन आ रहे हैं, यही खराबी आ रही है, तो उसका मतलब कौन सा जीन खराब है, उसकी वजह क्या हो सकती है, और एक कोई कॉमन सबब हो सकता है उसके अंदर, आइडेंटिफाई करें और उसको पकड़ के उसका इलाज करेंगे हम. हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, उसकी अपनी हिस्ट्री क्या है. जैसे उन्होंने कहा जी कोई वो तंबाकू का इस्तेमाल करता है, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसने कोई वायरस उसको हुआ है, कोई बैक्टीरिया उसने एक्वायर किया है, कोई फंगल है, कोई क्या, उसकी पर्सनल हिस्ट्री पे भी आपने जाना है. कोई रेडिएशन हो गई है, कोई कीमोथेरापी ले ली है, कोई ड्रग अब्यूज़ है, क्या उसकी लाइफ के अंदर क्या है. मैकेनिज्म एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकीमिया, आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकीमिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कहाँ से निकलता है, क्या पैदा होता है, किन सेल्स के अंदर खराबी होती है, ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद सप्रेशन, मेरा एक टॉपिक है सप्रेशन पे, जो मेरा 30-32 घंटे का मेरा लेक्चर है. 30-32 घंटे का लेक्चर है सप्रेशन. उसमें हमने 3 सप्रेशन, तो सप्रेशन होता है कि चीज़ों को दबा देना, किसी भी चीज़ को उसका हल निकाले बगैर कि इसका हल क्या है, आप उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं. तो हमने कहा कि 3 किस्म के दुनिया में सप्रेशन है. एक सप्रेशन है इमोशनल सप्रेशन, जो जज्बात से है. आप किसी को गाली देते हैं, दूसरा उसे अतक फील करता है, इससे भी बॉडी को नुकसान होता है. आप फील करते हैं ना, कोई बंदा गाली देता है, बगैर दबा के, बगैर चांटा मारे के, आप उसके तेवर दे के आपको महसूस होता है इस बंदे ने मुझे गाली दी है, इस मुझे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है. तारीफ़ करेगा तो आपकी सेहत पे अच्छे असरात पड़ेंगे, आपको गाली देगा कि तो आपकी सेहत पे बुरे असरात पड़ेंगे. तो ये इमोशंस हैं. फिर आप करना क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर. आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, आप डॉक्टर नहीं बने, तो ये आपके जज्बात की नफ़ी हुई है. क्यों आपने, तो ये दिस इज़ डिसअपॉइंटमेंट्स, ये इमोशंस में आती है डिसअपॉइंटमेंट. आपकी ख्वाहिशात है, एक फैमिली रन कर रही है, मियाँ बीवी दोनों बड़े हेल्दी लाइफ गुजारे हैं, एक बीचेज में से की डेथ हो जाती है तो उसके इमोशन डिस्टर्ब हो गए, ग्रीफ में चला गया. ये सारी चीज़ें इमोशन से रिलेटेड है. एक बच्चा है जब वो पैदा होता है तो वो 1-2 वे होते हैं उसको इजहार करने के, किसी चीज़ की तकलीफ़ के. तकलीफ़ होगी तो रोएगा, डिमांड होगी तो रोएगा, और किसी चीज़ से आसूदगी फील करेगा तो स्माइल करेगा. एक बच्चे के इमोशंस को समझने के लिए 2 है, या उसकी माँ उसको इमोशन को समझती है, या उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होता है वो उसके इमोशंस को समझता है.
और अगर आप उसको जनाब भूख लगी हुई है, माँ उसको दूध नहीं देती तो उसके इमोशन डिस्टर्ब होंगे। वो खेलना चाहता है, आप उसको खेलने नहीं देते, उसके इमोशन डिस्टर्ब होंगे। और इवन मैंने देखा जब इमोशन बच्चे के डिस्टर्ब होते हैं, जब आप उसकी बात को नहीं समझ रहे होते तो उसको फिट्स पड़ते हैं, वो दौरे पड़ते हैं, वो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। ऐसा भी है कि ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। तो ये इमोशंस का एक बड़ा चैप्टर है हमारे पास। तो ल्यूकेमिया मल्टीप्लाई करेगा, कोई भी एनी डिजीज जो है, जो इमोशंस की डिस्टर्बेंस है उसको मल्टीप्लाई करेगी। उसका काज भी हो सकती है, उसकी वजह भी हो सकती है, उसका सबब भी हो सकती है, लेकिन उसको इंक्रीज भी करा सकती है और उसको पैदा भी कर सकती है बीमारी को। तो ये आपने एक देखना है कि इमोशंस बंदे के क्या हैं। देखिए ना, आपने कैंसर का इलाज करना है, आपने कोई मक्खी नहीं मारनी, कैंसर का इलाज करना है तो इन पैरामीटर्स पे आपने काम करना है, जिसका मैं कह रहा हूं कि उसकी जनाब हिस्ट्री लेनी है। पहले तो बात है आपको बीमारी की तो समझ आ गई ना कि ये ल्यूकीमिया क्या होता है। ये ब्लड का एक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें जनाब लिम्फाइड सेल की डिस्टर्बेंस है, इसमें लिम्फेटिक सेल की डिस्टर्बेंस है। ये तो आपको पता चल गया ना। अब अगला मैदान जो है ना, इसको ठीक करना है, और ठीक करने के और असूल्स हैं। पहले बात को समझ गए तो तभी ठीक कर सकते हैं ना। पहले जब कोर्ट में केस लगता है ना, वो जज जो होता है वो पहले देखता है कि यहाँ क्या क्या मसाइल हैं। एक बंदा अपना आर्गू कर रहा था, दूसरा अपना कर रहा होता है। तो एक वो कहता है कि मेरे मक्कल की ये गलतियाँ नहीं हैं, वो कहता है नहीं इसकी ये गलतियाँ हैं, फिर जाके किसी एनालिसिस पे वो पहुँचता है। दोनों को मिला के, दोनों को देख के फिर कोई डिसाइड करता है ना। आप उस जज की तरह तो नहीं है कि वो कोई बंदा, एक वकील आया तो उसने कहा जी मेरा जो है मक्कल जो है वो ये, उसने जब उसके हक में दलाइल दिए तो जज साहब कहने लगे आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब दूसरे की बारी है तो उसने कहा मेरा मक्कल के ये है, उसने कहा आप भी ठीक कहते हैं। तो वो पास एक रीडर बैठा होता है ना, वो सारी कार्रवाई लिख रहा होता है। कहता है सर जी अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। कहता है आप बोलो। उसके जी पहले दो मानियाँ गल्ला सुन लिया करो, फिर कोई फैसला कराया करो। कहता आप भी ठीक कहते हैं, तू भी ठीक है ना। तो डिजीज़ को पहले हम समझेंगे, फिर हम उसको समझेंगे, फिर प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, फिर उसका इलाज करेंगे। समझे? तो अब सप्रेशन, कॉजेशन, फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। सप्रेशन के आगे और पोर्शंस हैं। मतलब ड्रग सप्रेशन हो सकती है जिसकी वजह से ल्यूकीमिया हो सकता है। आपने गलत दवाई दी, अंधाधुंध दवाई दी, आपको पता ही नहीं था कि ये दवाई इसकी बनती नहीं, आपने सुबह दोपहर शाम दी, इसको 6 महीने खिलाई। क्या किया आपने? आपको सोर्स ऑफ ड्रग्स का नहीं पता था, ये दवाई बनती किससे है, ये पॉइजन से बनती है, ये कोई मिनरल है, ये क्या चीज़ है। आपने एक्सरे के साथ उसको रोज़ खड़ा कर दिया। देखो ना, एक बंदा एक्सरे की मशीन के ऊपर खड़ा है और उसने कोई भी अपनी नहीं की हुई प्रोटेक्शन, तो उसको तो हुआ ना ब्लड कैंसर हो गया ना उसको सीधा सीधा, तो वो रेज ले रहा है। तो ये जो है ना वो किस वजह से ड्रग सप्रेशन ऐसी बुरी बला है। वो यही कहता है, बड़े वाज़े ये कहता है कि अगर आप किसी का इलाज करना नहीं जानते, आप उस पर यह एहसान कर दें कि पैसे ले लें और खाली पुड़ियाँ दे दें, बजाय इसके कि आप उसको गलत दवाई दे दें। इसलिए वो कहता है कि अगर आपको केस समझ नहीं आई ना, तो आप प्लाज्मो दे के भेज दें, अगले हफ्ते फिर बुला लें या अगले दिन बुला लें। समझ लें कि ये केस वो गुनाह नहीं है, गलत दवाई देना गुनाह है। ये आपको कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप वक्त ले रहे हैं। कोर्ट फैसला महफूज नहीं कर लेती, 10 दिन बाद सुनाएंगे, उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही होती, सारा केस दोबारा स्टडी करेंगे फिर फैसला सुना देंगे। कोई बुराई तो नहीं है ना।
अगर बंदा मर नहीं रहा, आपने फौरी डिसीजन नहीं लेता, तो उससे टाइम ले लें। उसको ना बताएं मैं टाइम ले लूँ, लेकिन आप अपनी कार्रवाई डाल दें जो डालनी है आपने, पैसे ले लें और प्लास्पो पे भेज दें। मैं इसको भी गुनाह नहीं समझता कि इंसान है, उसकी अक्ल नहीं है, कोई ऐसी नई डिजीज़ आ गई है उसको नहीं समझ आ रही, वो किसी दोस्त से पूछ ले, किसी उस्ताद से पूछ ले, कोई किताब पढ़ ले, कुछ चेक कर ले, बजाय इसके कि आप उसको गलत दवाई देनी शुरू कर दें। ठीक है, वो गलत है। सप्रेशन वाला निकालें ना ज़रा, और आगे निकालें। When the improper drugs are applied for the treatment, then it derange and disturb the function of stem cell. If we don't know the source and pathophysiology of the medicine, and excessive use of can disturb DNA function and stem cell function. For example, excessive use of allopathic medicine and homeopathic deep acting, long acting medicine, group of poison, swords, minerals and x-rays, sun rays, radiation. आप इसका कसर से इस्तेमाल करते हैं, बला ज़रूरत करते हैं, बला सोचे समझे करते हैं, तो क्या करेंगे आप? डीएनए को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे। जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, जो लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, वो आप किसी जिस्म पे अप्लाई करेंगे तो आप जाके डीएनए को, स्टेम सेल को ख़राब कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे, उसको ल्यूकेमिया हो जाएगा, उसको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, उसको थैलेसीमिया हो जाएगा। तो अवॉइड दीज थिंग्स। आप डॉक्टर हैं, आप सोच समझ के फैसला करें। और आप इसीलिए जो एलोपैथिक डॉक्टर है ना, एमबीबीएस करता है 5 साल, उसके बाद फिर हाउस जॉब करता है, फिर वो जीपी प्रैक्टिस कर सकता है, सिर्फ जनरल प्रैक्टिस, फिर वो 5 साल और लगाता है, फिर कान नाक का स्पेशलिस्ट बनता है, फिर वो कान नाक का स्पेशल इलाज कर सकता है। आप ट्रेनिंग लें यार, किसी से जाके पूछें, किसी से समझें। आपने 3 साल कोर्स नहीं किया, 2 साल का आपने बोर्ड बार लगा लिया, ज़ेरे निगरानी कुदरतुल्लाह की आनी। भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पहुंचा नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे बड़े अच्छे, थोड़ा सा मजाक भी था मेरा उनके साथ, तो वो जो आता था ना दूसरे तीसरे, कहता जी मैं बड़ा कमज़ोर। उन्होंने कहा नहीं तू क्लिनिक बना ले, आज मैं तेन खोल देना। वो क्लिनिक शहर में बेसों खुले हुए थे, ज़ेरे निगरानी कुदरतुल्लाह की आनी। तो इसलिए वो मैं कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा, उनके जो जहन में था, उनके जहन में था कि वेलफेयर, लेकिन इस तरह से क्लिनिक नहीं ना चलते कि आप ज़ेरे निगरानी किसी के चला रहे हो। उससे तो सिद्ध आजकल तो जो है वो हेल्थ केयर कमीशन वाले अंदर कर देंगे आपको, ज़ेरे निगरानी लिखेंगे तो। आजकल खुद डॉक्टर होना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलें जी। तो जब आप किसी ल्यूकेमिया का इलाज करने आएंगे तो आप उससे ड्रग्स की हिस्ट्री ज़रूर लें। क्या तुमने कोई दवाई खाई किसी मर्ज की? और मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा सिर्फ नक्स-व-मीका ल्यूकेमिया ठीक कर देता है, सिर्फ नक्स-व-मीका। सिर्फ नक्स-व-मीका। आप कहेंगे वो ये कैंसर का इलाज है नक्स-व-मीका में। वो भाई वजह अगर नक्स-व-मीका वाली होगी तो नक्स-व-मीका उसको ज़रूर ठीक कर देगा। अब इसी तरह आपका जो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेके लोग आए होते हैं, फीमेल्स आई होती हैं और बेताशा बार बार ले रहे हैं, दबाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, फिर उसके अंदर उनके डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से फिर जाके अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद 2, 4, 10, 15 साल बाद डीएनए पे एक्सेस वो मेडिसिन ले जाती हैं। वो ब्लड स्टेम सेल जो है आपका उसको ख़राब कर देगी, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगी। मैंने आपको कहा ना कि नक्स-व-मीका बेशुमार केसेस जो ऐसे हैं हमारे, बेशुमार क्रॉनिक डिजीज़ को सिर्फ नक्स-व-मीका ही ठीक कर देती है इन हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ पे।
इसी तरह जो एलोपैथिक हिकमत से जो लोग आए होते हैं उनमें नक्स भी क्या करती है, उसमें मेटल बहुत यूज हुए होते हैं, और मेटल सारे आपको मैं ये बताऊं कि वो जाके ना स्टेम सेल को डिस्टर्ब करेंगे, और डीएनए के अंदर मेटल्स की एक्सेस है। मैंने आगे मिनरल का टॉपिक रखा हुआ है इस पे अंदर कि मिनरल जो है वो उसका बला जरूरत इस्तेमाल जो है वो डीएनए को करप्ट कर देगा। तो फिर हम वहां पल्सर टीला देते हैं कि पल्सर टीला जो है वो मेटल को एंटीडोट करता है। इसी तरह जो इंट्राकॉन्सेप्टिव मेडिसिन लेके लोग आए होते हैं उनको सीपिया बहुत अच्छा एंटीडोट करता है। तो ये इस तरह से ल्यूकीमिया नहीं ठीक होगा कि आप डॉक्टर अली को मुझे आज नुस्खा बता देगा कि आपने ये दवाई देनी है, बस ल्यूकीमिया जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जो नुस्खा बता रहा हूं ये नुस्खा जो है ये यकीन माने कोई नहीं बताएगा। फिर देखें कोई और हट्टी पे चले जाएं, किसी हट्टी पे ये सौदा बिकता ही नहीं, और किसी माई के लाल में ये जुर्रत भी नहीं है कि वो सौदा इस तरह से बेचे। किसी में ये जुर्रत नहीं है, उसके अंदर ये खौफ है कि मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, मुझे ये खौफ ही नहीं है। ये सौदा किसी हट्टी पे नहीं बिकता। इसलिए इसको ध्यान से सुने, इसको ध्यान से समझें। अब अगर इसको मैंने अब उसमें कीमोथेरापी की मेडिसिन यूज होती है। जब कीमोथेरापी की मेडिसिन यूज होती है तो आप उस पर उसमें मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसरियन मेडिसिन है, आप उसका हल निकालें। उसको नक्स मीका भी करेगी, मेथोट्रेक्सेट इम्पोटेंसी भी करेगी। और विल्कस्टाइन जो कीमोथेरापी है वो आप पोटेंसी में देंगे तो वो कैंसर को ठीक करने की, अगर वो सप्रेस करते हैं तो हम उसको ठीक भी उससे कर सकते हैं। आप उसको उस पोटेंसी से एंटीडोट भी कर सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए दवाओं पे खूब नजर रखनी है। अगर आपने ल्यूकीमिया देखना है तो इस टॉपिक को, जो सप्रेस करती हैं दवाएं और डीप एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग जो दवाइयाँ, आपने देखा नहीं पीछे जो दिल की दवाइयाँ खाने वाले जो बंदे थे, ज़रा सा उसमें एलिमेंट ऊपर नीचे हो गया था तो दिल के मरीज कितने उसमें मरने शुरू हो गए थे, ज़रा सा। तो ड्रग्स पे नज़र, पहला सवाल ही ड्रग्स पे होना चाहिए आपको। जब इनहेरिटेड हिस्ट्री आप ले आए, आपको वहाँ कुछ नहीं मिला, आपने जेनेटिक हिस्ट्री फैमिली की ली, आपने टीबी की हिस्ट्री ली, आपने कैंसर की, आपको वहां कुछ भी नहीं मिला, आपने फौरन ड्रग्स की हिस्ट्री पे आना है, दवाइयों की हिस्ट्री पे आना कि क्या कोई दवाई गलत तो नहीं खा बैठा। वो आप सुनते नहीं है, रोज दवाई खाई तो उसने मर गया, खुदकशी की, किससे? दवाई खा के। ऐसा होता है ना। जो डायज़ापाम है, जो स्लीप की गोलियां हैं, अगर वो 2 रोज खाते हैं या 1 खाते हैं तो 10 खाएंगे, 20 खाएंगे तो मर जाएंगे ना। तो ड्रग अब्यूज है ना वो। तो जब आप 2 गोलियां रोज खाते हैं या 1 नहीं खाते, तो जब आप साल पूरा वो खाते रहेंगे तो वो कितनी गोलियां बनती हैं? उनको जमा करें ना, वो 10 तो नहीं बनती, वो तो हजारों में बन जाती हैं। इसीलिए वो कहता है कि कलील दवा में शफा है। कलील, जब शफा लेनी है तो फिर कलील है। शफा लेनी है तो डेल्यूशन में है, पोटेंसी में है। और किसी को 1 mg देंगे, रोज तो नहीं देंगे ना, हफ्ते बाद देंगे। वो अगली दफा आएगा, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं, तो वैसे अगर आपने उसको घेरे भी रखना है तो वैसे भी वो भाग जाएगा, मैं ठीक हूं, मैं क्यों पैसे दूं इसको, दौड़ जाएगा ना। जब ठीक होगा तो क्यों आएगा आपको? वो तो कहता है डॉक्टर वैसे ही पैसे मुझसे ले रहा है रोज आके, तो लिहाजा वो ठीक है तो वैसे ही भाग जाएगा, आपकी रेपुटेशन से बच जाएगा। इसलिए ड्रग्स पे फोकस करना है, ड्रग्स पे, इसलिए ड्रग्स पे फोकस करना है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है इस वक्त हमारे यहाँ, बहुत बड़ा एलिमेंट है। क्यों? मछली वाला है, वो भी उसने घर में दवाइयाँ रखी हुई हैं,
वो भी लोगों को दिन को नुस्खे बता रहा होता है, ड्राइवर है वो भी बता रहा होता है, सारे बता रहे हैं। इसे इस माशरे में दवाइयों का कसरत से इस्तेमाल। आप बाहर किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं, आपको डिस्पिन की गोली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी डॉक्टर के। तो हम तो जब ग्रोसरी की तरह दवाइयाँ लेके घर आते हैं और घर में ही इलाज कर रहे होते हैं, दे पैरासीटामोल, दे डिस्पिन, दे फलां दे फलां दे फलां। और अक्सर लोग हमें भी आगे कहते हैं होम्योपैथी की भी दवाइयाँ बता दें, 5-7 हम भी रख लेते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ यार ये उससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ सी है। यहाँ नज़ला प्याज से हुआ तो दवाई हो रहा है, नज़ला मच्छी खाने से हुआ तो दवाई हो रहा है, नरवा बर्फ़ पर खाने से तो दवाई हो रहा है, तो आइसक्रीम खाने से तो दवाई हो रहा है, ठंड लगने से तो दवाई हो रहा है। यहाँ तो मामला ही बड़ा उल्टा है ना। यहाँ तो एक्सपर्ट की ज़रूरत है भाई, यहाँ ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत है कि एक दवाई से दूसरी दवाई की अलामतें बंदा नया पढ़ता कहता है तो सारी एक जैसी हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना ये एक्सपर्ट का काम है ना। ये रेडी वाले का तो काम ही नहीं है कि वो पैरासीटामोल और डिस्प्रिन लिख के दी जा रहा है सबको। ये बड़ी एक्सपर्टी की काम है होम्योपैथी भाई। ड्रग्स पे नज़र रखनी है तब ल्यूकीमिया ठीक होगा। उसके बाद डिजीज़ की जो सप्रेशन है, ऐसे बेशुमार बच्चे मैंने देखे हैं जिनको सिर्फ खसरा निकला है, मीज़ल, और वो मीज़ल गलत ट्रीट हुआ है और बच्चा अब नॉर्मल हो गया, बच्चा माजूर हो गया है। और खुदा के बंदे, अगर आप इस मीज़ल वाले बच्चे को आप दवाई ना भी देते तो उसने 8-10 दिन का साइकिल पूरा करना था, वो उसने खुद ठीक हो जाना था, उसने खुद ठीक हो जाना था। लेकिन क्या किया, उसको गलत इलाज हुआ, उसको सेरिब्रल मीज़ल्स हुआ, उसके ब्रेन के अंदर गया, मीज़ल सप्रेस होके और वो सेरिब्रल पाल्सी में चला गया। सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसको कहते हैं डिजीज सप्रेशन। आपके पास एक बंदा आया कोई मर्ज लेके, आपने उसको दबा के उसका होलिया ही बिगाड़ के रख दिया। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस, अगर आप गलत ट्रीट करते हैं वो दब जाती है। वो मैं इसीलिए उनको कह रहा था कि ये नोड सूज जाता है, लिम्फेटिक नोड। लिम्फोमा और लिम्फेटिक एलीमिया, ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस का। और ये लिम्फोमा उसकी वजह से बनता है, लिम्फ नोड जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की और साइकोसिस की हमा जगह है। ये उसकी पनाहगाह है, यहां आके वो रहता है, यहां आके उसकी खुराक मिलती है उसको लिम्फ ग्लैंड के अंदर। और जिसको हमने बेस बना के, ट्यूबरकुलोसिस बेस बना के हमने उसका इलाज किया ल्यूकीमिया का, वो ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास फर्स्ट केस, जब मैं अभी इसको इतना इस लेवल पे मैं समझता ही नहीं था कि व्हाट इज़ ल्यूकीमिया, और मैंने उसके लिम्फ नोड सूझे और मैंने हिस्ट्री पे ट्यूबरकुलोसिस पकड़ के, डॉक्टर था एक अंसारी साहब, वहाँ से, उस बच्चे का नाम भी जमील है, वहाँ से हाला से आता था। आज 15-20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया उसका ये ल्यूकीमिया ठीक हुए हुए। अभी भी वहाँ से कोई हाला से बच्चा कोई बंदा आता है तो मैं उसका पूछता हूँ कि वो ठीक है, वो जमील, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। उसका वालिद साहब डॉक्टर थे, तो उसकी बेस में क्या था, ट्यूबरकुलोसिस था। और हमने उसको कार्सिनोसन, ट्यूबरकुलोसिस, फास्फोरस और साइनेकाइडाइड पे रखा, और वो आस्ता आस्ता, चूँकि ये बेस हमने इसको सेट की। और बहुत ज़्यादा जो लिम्फेटिक हैं ल्यूकीमिया वाले, ये लिम्फोमे हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस बेस है। और लिम्फोमे में साइकोसिस भी है। तो डिजीज जो है, एनी सीरियस डिजीज दैट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली कैन डिस्टर्ब डीएनए एंड स्टेम सेल। आप देखें मम्स हो जाता है, तो मम्स जब सप्रेस हो जाते हैं, सही ठीक नहीं होते, तो क्या होता है, एजोस्पर्मिया हो जाता है। इसको कहते हैं डिजीज सप्रेशन।
आप गनोरिया हो जाते हैं, आप गनोरिया को ठीक नहीं कर सकते, गनोरिया को सप्रेस करते थे क्या, और कोइटाइटिस हो जाते हैं, टेस्टिकल स्वेलिंग हो जाएगी, स्पर्मेटोरिया और स्पर्म की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा, एजोस्पर्मिया हो जाएगा। इसको कहते हैं डिजीज सप्रेशन। Disturbed DNA stem cell function is suspect tuberculosis, syphilis, psychosis or any other bacterial, viral, fungal, parasite complications. Complication and suppression. आपने ये ध्यान में रखना है कि उसकी पहले कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हुई, उसको टाइफाइड तो नहीं हुआ, उसकी टीबी तो नहीं हुई, उसकी फैमिली में कैंसर तो नहीं था। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ही बीमारी का इलाज भी निकल आएगा आपकी बीमारी, जैसे ड्रग्स में निकला था। अब डिजीज़ पे आप आएंगे, जो डिजीज़ की जब हिस्ट्री लेंगे तो कहेगा हाँ नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो वो हुआ था, फलां बीमारी हुई थी, मेरे तो टीबी हुई थी, फिर मैं टीबी का ये हुआ, मेरे तो फलां गनोरिया हुआ था, मुझे फलां चीज़ हुई थी। तो आपको तो उधर ही इलाज, ये डिजीज़ सप्रेशन है भाई। डिजीज़ सप्रेशन जो है वो कैंसर बनाती है, वो डीएनए को जाकर डिस्टर्ब कर देती है। तो आपको इसको समझना होगा, इन ग्राउंड्स को। मैंने कहा इमोशंस को समझे, मैंने कहा ड्रग्स को समझे, फैमिली हिस्ट्री की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझे, डिजीज़ को समझें, तो फिर जाके आप ल्यूकीमिया के इलाज की दस्तरस आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी ना कि नहीं मिलेगी? कोई साइंस ऐसे डिस्कस नहीं करती जिस तरह होम्योपैथी जिस तरह डील करती है। और ये बात नहीं है, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैं जब लिम्फोमा मेरे पास आते हैं या हमारे पास ल्यूकीमिया आता है, मैं उसकी टीबी की जब हिस्ट्री लेता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ। और मैंने पकड़ा कहाँ से है कि अक्सर जनरली उस वक्त नहीं पता था व्हाट इज़ द लिम्फोमा। आज से 20-25 साल मुझे नहीं पता था कि लिम्फोमा क्या होता है। लेकिन जब लोग आ गए थे जी इधर मुझे निकला है ना कुछ, तो मैंने जाके ना FNAC करवाया है जी। उन्होंने कहा जी तुम्हें तो टीबी है जी लिम्फ नोड्स की। तो ये मरीज मुझे सिखाते रहे हैं, मरीज हमें सिखाते रहे हैं कि दिस इज द रूट लीड टू ट्यूबरकुलोसिस। समझ आई आपको? एनी रॉन्ग ट्रीटमेंट और एनी अदर वे दैट द सप्रेस्ड the disease can disturb the DNA and stem cell function and it can lead to the leukemia. आई समझ? नेक्स्ट। मैंने इसको आसान किया है ना, ल्यूकीमिया को समझना हमने आसान किया या नहीं किया? हाँ। अब मैं दवाइयाँ भी बताऊंगा, ये नहीं कि मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, लेकिन मैं मेडिसिन की जो एक्सेस रखती हैं डीएनए तक, हम उस पर भी बात करेंगे। Grief, shock, disappointment in life can help cause and multiply the disease. It is one of the cause of the leukemia. Emotions को देखना है, ड्रग्स को देखना है, डिजीज़ को देखना है, फैमिली हिस्ट्री के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखना है। आसान नहीं है काम, कुलिया है, फार्मूला बन गया है। आपको एक तो पहले आपने कहा क्या समझा कि ये डिसऑर्डर किसका है? ये जीन का डिसऑर्डर है। फिर क्या? माइलाइट ल्यूकीमिया लीको वाइट ब्लड सेल का डिसऑर्डर है। जब ऊपर WBC बड़े एक पहली लाइन में WBC आती है, जो CP रिपोर्ट आएगी फर्स्ट लाइन WBC, बाकी नीचे आएंगे सारे। उधर से ही पता चलेगा 11,000 से ऊपर है तो सोचना शुरू कर दें कोई इन्फेक्शन है, कोई ल्यूकीमिया हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर डिटेल उस पर जाएंगे ना। फर्स्ट है यूँ उठाया 1 मिनट में आप चल पड़ते हैं, रास्ते पे चल पड़ते हैं ना यूँ।